हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ एनसीईआरटी भूगोल का चैप्टर 4 जो कि कृषि का है, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जो है ज्योग्राफी में भी है, और जो आपका पार्ट सॉरी जीएस 3 पेपर है उसमें भी है। तो जीएस 3 में भी है, और ये क्लास 10 का है, तो इसको क्लास 10 वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगी वन बाय वन। ये डिटेल एनालिसिस होगा यूपीसी और अदर आरपीसीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो ज्योग्राफी जो है 10 का है ये। तो मेरा नाम प्रिया है, मैं करवा रही हूँ। तो आपको पता ही होगा कि जिस तरह से एग्जाम टफ होता जा रहा है, उसके लिए आप लोग को कितना नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत है, कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो सब फालतू ही कहते हैं कम पढ़ो कम पढ़ो कम पढ़ो, से क्या होगा? क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, और स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो में मतलब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी सब प्लीज़ शेयर लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। आपके सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कृषि। आज पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कृषि। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है ना, कृषि प्रधान देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसालों इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल या आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो बताइए। तो कृषि के प्रकार क्या है? कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाहो, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। तो यह कर्तन कर्तन जिसे दहन प्रणाली, जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाता है और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, और चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादन कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पालमू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो इसके पहले भी शायद मैंने आपको पढ़ाया था 9 क्लास में, हाँ अगर आपको याद हो तो। चलिए देखते हैं झूम क्या होता है। कर्तन दहन जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको और ब्राजील में रोका और मध्य अफ्रीका में मोसेले और इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा, और उड़ीसा में पामा डाबी या कोमान या बागरीघा, या पश्चिम घाट में कुमारी, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे और वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। ठीक है। तो रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने में पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वो अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़ों को तलाश करनी होगी।
क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है? गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है? भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। वाणिज्यिक कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में एक जीविका फसल है। क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? तो रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ जिसे इंटरफेस है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक कॉफी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हुए। चूंकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन में संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शस्य और प्रारूप। तो आपने भारत को भौतिक विविधताओं और सांस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। और इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून में के मध्य में काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यदि वे फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में कौन कौन से हैं? चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, तूर, उड़द, कपास, मूंगफली और सोयाबीन है। नाम याद कर लीजिए। खरीफ, रबी ये ऑप्शन में देख के इसे क्वेश्चन पूछता है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। आस, अमन और बोरा बोई जाती है। तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। चावल क्या है? भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल चावल का उत्पादक देश है। ये खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए कितने तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता लगभग 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल जाल और नलकूप की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा
पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। गेहूं क्या है? गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने के दो मुख्य क्षेत्र हैं, एक उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दूसरा दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार क्षेत्र की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बाजरा क्या है? ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। मक्का क्या है? ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। ये खरीफ फसल है। तो ये गेहूं की खेती थी, बाजरे की खेती देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रमुख क्षेत्र हैं, ये जो है पिंक वाला, और हल्का जो कलर है वो है गौड़ क्षेत्र। तो तो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार में कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों में जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो दालें की बात करें तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता भी है, मतलब जितना दाल होता है उतना खा भी जाते हैं। तो शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन प्रदायक होती हैं। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में, कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इसे शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें कौन सी हैं? जैसे गन्ना है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 75 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जाता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खंडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तिलहन क्या होता है? 2018 में भारत में विश्व के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है भारत। तो वर्ष सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यह मूंगफली खरीफ की फसल तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादक का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 2019-20 में अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है।
चाय की बात करें तो चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागान में मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवांत से युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुए क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाला वर्षा की बौछारें इनकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम है, पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां और तमिलनाडु केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय उत्पादक देश था। तो कॉफी क्या है? भारतीय कॉफी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अमेरिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व में अधिक डिमांड है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बोदन पहाड़ियों से हुई। आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलें कौन सी हैं? 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों में जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश के और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी और टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। तो खाद्य फसलें क्या है? रबड़ है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेमी से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होती है। इससे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ी में उगाया जाता है। रेशेदार फसलें क्या? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से सबसे पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। तो कपास के और सॉरी जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियां पर पलता है, शहतूत होता है ना मलबरी। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। कपास क्या होता है? भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 2010 में पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट क्या है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री और विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन में प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों को विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है।
स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने का प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने की ढील की गई। 1960 और 1970 में दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 से 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत तकनीकी सुधारों को पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के मौसम की जानकारी की बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। तो क्रियाकलाप आप कर सकते हैं वेबसाइट है जाके। तो भूदान ग्रामदान क्या है? ग्रामदान क्या है? तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी ने के ग्राम स्वराज अवधारणा से भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब किसान ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनकी आश्वासन दिया कि यदि वे सरकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इन्हें भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राओं और अपना अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदार ने तो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीन को पूरा गांव देकर पेशकश भी की। इसे ग्रामदान का कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया जाता है। तो रहे वैकल्पिक क्वेश्चन, इसको करने का ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जाने से पहले प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।